बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गैटिंग के चैप्टर नंबर 67 की पार्ट 1 की वीडियो। पहले पैराग्राफ में तो ये बता रहे हैं कि हम इफेक्टिव थेरेपी तभी कर सकते हैं जब आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स का बेसिक नॉलेज होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैरालिसिस ऑफ स्वैलोइंग से। स्वैलोइंग और पैरालिसिस कहाँ हो सकता है? बड़ी सिंपल चीजें हैं। नंबर 1 देखिएगा, जो आपका स्वैलोइंग सेंटर होता है, ये देखिए ब्रेन में एक स्वैलोइंग सेंटर होता है जो कि स्वैलोइंग को कंट्रोल कर रहा है। इस स्वैलोइंग सेंटर का कोई ना कोई खराबी हो गई है, डैमेज हो गया, जैसा कि पोलियोमाइलाइटिस या एन्सेफेलाइटिस में हो जाता है। ठीक है, तो पहला कॉज तो ये हो गया कि डैमेज ऑफ द स्वैलोइंग सेंटर। दूसरा मसला ये हो गया, हो सकता है कि स्वैलोइंग सेंटर ठीक है लेकिन जो नर्व्स प्रोग्राम को लेके जा रही हैं वो नर्व्स ही खराब हो गई हैं। तो वो उन्होंने बता दिया डैमेज टू द 5th, 9th और 10th सेरेब्रल नर्व्स, क्योंकि ये नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज को लेकर जा रही होती हैं। ठीक, दो तरह के इश्यूज हो गए। तीसरा मसला क्या हो सकता है जी? सेंटर भी ठीक है, नर्व्स भी ठीक है, लेकिन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यानी कि जो ट्रांसमिशन होनी होती है सिग्नल की मसल में, ये जो मसल ऑफ स्वैलोइंग है ना, ये इनके पास नर्व से इन्होंने ट्रांसमिट होना ना, तो ये ट्रांसमिशन सही नहीं हो पा रही, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का इशू हो सकता है, फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, जैसा कि मायोसिटिया ग्रेविस या बॉटुलिज्म में हो सकता है। ठीक, और चौथा मसला ये है स्वैलोइंग सेंटर भी ठीक है जी, नर्व्स भी ठीक है, ट्रांसमिशन भी हो रही है, लेकिन ये जो मसल्स ऑफ स्वैलोइंग है, इन मसल्स का पैरालिसिस हो गया, ये मसल्स ही खराब है आपके पास, तो पैरालिसिस ऑफ स्वैलोइंग मसल जैसा कि मसल डिस्ट्रॉफी में हो जाता है। ठीक होगी बात। तो ये चार तरह के बेसिक हमारे पास कॉजेज हो गए। जब पैरालिसिस ऑफ स्वैलोइंग होगी तो क्या इश्यूज आ सकते हैं? नंबर 1, कंप्लीट एब्रोगेशन ऑफ स्वैलोइंग, खाना निगल पा ही नहीं रहे, एक तो ये इशू आ सकता है। नंबर 2, एपिग्लॉटिस जो है ना, वो इंसान के लैरिंक्स को सही से क्लोज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह फूड लंग्स में चला जाएगा, बहुत बड़ा मसला बन गया। और नंबर 3, सॉफ्ट पैलेट ने जो नेयर्स को क्लोज करना होता है, वो जो नेजल कैविटी की ओपनिंग्स होती हैं, वो क्लोज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह फूड नेजल कैविटी में चला जाएगा। तो ये 3 तरह के इश्यूज हमारे पास आ गए। अच्छा, उसके अलावा बता रहे हैं जब हम डीप एनेस्थीसिया देते हैं ना, कई बार सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया वगैरह दिया, इसकी वजह से भी स्वैलोइंग का इशू होता है। आपको पता है एनेस्थीसिया में हम काफी हद तक जो नर्व्स होती हैं उनको काम नहीं करने देते, तो पार्शियल सा पैरालिसिस हो जाता है। तो कई दफा इसमें ये हो जाता है कि बंदे की सर्जरी कर रहे थे, उसको एक वॉमिटिंग हुई, निकली, लेकिन एपिग्लॉटिस लैरिंक्स को प्रॉपर्ली क्लोज नहीं कर सका, जिसकी वजह से बजाय इसके कि जो मटेरियल निकला था वो मटेरियल ओरल कैविटी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता, वो मटेरियल उल्टा चला जाता है इंसान की लंग्स के अंदर, और ये बहुत डेथ भी कॉज कर देता है। इट कैन चोक टू डेथ। ठीक है, जो अपना वॉमिटस है वो ही बंदे के अंदर चला जाए और इससे बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो वो एनेस्थीसिया में बता रहे हैं, यहाँ पे भी आपके पास अगर डीप एनेस्थीसिया हो तो ये भी आपका स्वैलोइंग का इशू कॉज कर सकता है। लो जी, यहाँ तो सारी स्वैलोइंग की बातें थी। फिर देखते हैं एक्लेजिया या मेगा इसोफेगस। एक्लेजिया मेगा इसोफेगस में होता है कि लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर का इशू हो जाता है। लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, ये जो इसोफेगस के लोअर एंड पे एक स्फिंक्टर होता है, जो कि आमतौर पर क्या होता है, जब हम स्वैलोइंग कर रहे होते हैं ना, तो यही गट के अपने प्लेक्सस के थ्रू, यानी माइंड डायरेक्ट प्लेक्सस के थ्रू यहाँ तक पैगाम आते हैं कि भजन फूड आ रहा है, और ये रिलैक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये रिसेप्टिव रिलैक्सेशन के थ्रू रिलैक्स करके जिसकी वजह से फूड आराम से पास कर जाता है। अब मसला क्या हुआ है, ये जो माइंड डायरेक्ट प्लेक्सस होता है, यानी गट का अपना प्लेक्सस होता है, वो यहाँ का यानी इसोफेगस के लोअर पोर्शन का थोड़ा सा खराब हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्ली रिलैक्स ही नहीं कर रहा। जब ये रिलैक्स नहीं कर रहा तो फूड प्रॉपर्ली पास नहीं कर पा रहा, फूड पास नहीं कर पा रहा, तो फूड आपके इसोफेगस में जमा होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है घंटा जमा रहे और फिर जाके आहिस्ता 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 पास हो। तो ये जो फूड है ना, वो इसोफेगस में जमा होना शुरू हो जाएगा, और इस वजह से जो इसोफेगस है इसको हम कहते हैं मेगा इसोफेगस। कई दफा तो ये इतना ब्लॉक कर देता है कि फूड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है और इसोफेगस काफी मोटी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अब नीचे से बंद होगी तो ये कुछ इस तरह की इसोफेगस हो जाती है, इस तरह से। ठीक है, इसको हम कहते हैं बर्ड बीक इसोफेगस, क्योंकि इसकी शेप बर्ड बीक की होगी ना। तो आपको पता है तोते की जो चोंच होती है, वो अगर मैं यूं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होती है ना तोते की चोंच, आगे वो तोते का मुंह, तो ये जो आपके पास ये इस तरह का मैगो इसोफेगस बन गया। ठीक हो गई बात। तो ये यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। बर्ड बीक का नाम नहीं आप बताया, वैसे मैंने आपको बता दिया कि इसको हम बर्ड बीक भी कहते हैं। इसमें इश्यूज क्या हो जाएंगे, चूंकि बहुत देर से फूड इसोफेगस में जमा हुआ है, तो ये फूड हो सकता है इसोफेगस की वॉल को डैमेज करना शुरू कर दे, यहाँ पे आपके पास पेप्टिक अल्सर्स फेस करना शुरू कर दे इसोफेगस, क्योंकि इसोफेगल म्यूकोजा इतनी देर खाने को अपने अंदर रखने का आदी नहीं है ना, तो ये इसोफेगस में बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? एक तो ट्रीटमेंट ये है कि हम कोई बैलून टाइप चीज डालें जिसकी वजह से ये जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है इसको हम खोल दें। ठीक है, जिस तरह हार्ट की कई दफा क्लोज ब्लड वेसल को खोलने के लिए भी हम बैलून डालते हैं, तो यहाँ भी हम एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर डालेंगे ताकि उसको हम खोल सके, एक ट्रीटमेंट। और दूसरा ट्रीटमेंट है कि हम एंटी स्पैस्मोडिक ड्रग्स दे दें ताकि जिन स्मूथ मसल्स ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ स्फिंक्टर को वो खोल दें। जानों की बात तो ये हमारे पास एक्लेजिया या मेगा इसोफेगस डिस्कस हो गया। उसके बाद देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ द स्टमक। डिसऑर्डर में पहले हम गैस्ट्राइटिस को देख लेते हैं, फिर हम पेप्टिक अल्सर को देख लेंगे। गैस्ट्राइटिस से बेसिकली होता है कि स्टमक के जो अंदर म्यूकोजा होती है ना, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा भी होता है, ज्यादा भी होता है, बता रहे हैं एक्यूट भी होता है, स्वेयर भी होता है, और कई दफा अल्सरेटिव एक्सकोरिएशन भी हो सकती है। एक्सकोरिएशन होती है वॉल का डैमेज हो जाना। ठीक है की बात। रिसर्च में पता चला है कि ज्यादातर गैस्ट्राइटिस में कोई ना कोई क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इसलिए इसके इलाज के लिए हमें एंटीबैक्टीरियल थेरेपी यूज करनी पड़ती है। अच्छा, उसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसा कि कोई ऐसी सब्सटेंसेस को हम इंटेक कर रहे हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा को खराब कर रही है। ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं? अल्कोहल या एस्पिरिन, ये वो चीजें हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डैमेज करती हैं। डन के बाद
अच्छा, अब बताते हैं गैस्ट्रिक बैरियर बेसिकली क्या होता है। वो कह रहे हैं आपने पढ़ा होगा, पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्टमक में खास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं होती। क्यों नहीं होती एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? क्योंकि यहाँ पे होता है गैस्ट्रिक बैरियर। गैस्ट्रिक बैरियर दो तरह की चीजों से बन रहा है। एक तो आपके पास बहुत रेजिस्टेंट म्यूकस सेल्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा म्यूकस को रिलीज कर रहे हैं और ये म्यूकस ने एक बैरियर बनाया हुआ है, वॉल तक किसी चीज को पहुंचने नहीं देते। और दूसरा जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके दरमियान बहुत टाइट जंक्शन होते हैं, तो इन टाइट जंक्शन की वजह से भी एपिथेलियल सेल्स के बीच में से भी कोई सब्सटेंस पास नहीं कर पाता। तो ये एक गैस्ट्रिक बैरियर होता है। ये इतना पक्का गैस्ट्रिक बैरियर होता है कि स्टमक में आपको पता है बहुत ज्यादा एसिडिटी है। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो स्टमक के अंदर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 100,000 टाइम्स ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन आयंस वापस नहीं जा पाते ड्यू टू द गैस्ट्रिक बैरियर। वैसे इस गैस्ट्रिक बैरियर की परमेबिलिटी बढ़ जाए, यानी ये हाइड्रोजन आयंस इस बैरियर के अंदर चले जाएं, तो क्या करेंगे, वो इस बैरियर को और वीक कर देंगे। बैरियर और वीक होगा तो परमेबिलिटी और बढ़ गई, करते करते ये आपके पास एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें स्टमक का म्यूकोसा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये डैमेजेस किन किन वजूहात से हो सकते हैं? उनको गैस स्टेटस है वो या तो इसलिए हुआ है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा म्यूकोसा है वो खराब होता गया है, या कई दफा ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, यानी कि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो बॉडी की अपनी ही गैस्ट्रिक सेल्स को खराब करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी के नतीजे में भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें इश्यूज क्या क्या होंगे? म्यूकोसा खराब हो गया है तो इश्यूज क्या क्या होंगे? एक तो हो जाता है यहाँ पे एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने वो सेल्स डैमेज कर दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज नहीं होगा। हाइपोक्लोरहाइड्रिया में भी यही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा रिलीज हो रहा है, सही है, तो हम स्टमक की पीएच नहीं मेंटेन कर सकेंगे। और उसके अलावा ये जो HCl होता है ना, ये पेप्सिनोजन को भी रिलीज करवाता है, तो अगर HCl रिलीज नहीं हो रहा तो पेप्सिनोजन भी रिलीज नहीं हो पाएगा, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज नहीं हो पा रहा, तो ये बड़ा मसला बन जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत पेप्सिनोजन रिलीज हो भी गया तो उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए आपको पता है एसिडिक पीएच चाहिए होती है, तो इसलिए पेप्सिनोजन अगर थोड़ा बहुत रिलीज हो भी गया तो वो एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। तो ये हमारे पास एक्लोरहाइड्रिया में इशू आ गया। उसके अलावा जनाब मेरे यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस थी उनमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है इंट्रिंसिक फैक्टर, हमने पढ़ा है ऑक्जेंटिक सेल्स के ऑक्जेंटिक ग्लैंड में जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो हमने कहा था कि HCl के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करते हैं ना, है ना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम बेसिकली क्या होता है, ये गट में मौजूद विटामिन B12 के साथ जुड़ जाता है और टर्मिनल एरिया में जाके फिर ये रिसेप्टर के साथ लग जाता है। जब रिसेप्टर के साथ लग जाएगा तो वॉल के रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना हुआ तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो विटामिन B12 बॉडी में आएगा ही नहीं, रेड ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं हो सकेंगे और हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। डन हो गई बात। तो यहाँ पे हमारे पास एक्लोरहाइड्रिया भी हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया भी होता है, यहाँ तक हमारे पास गैस्ट्राइटिस कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं हम पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स की पहले तो लोकेशन देख ले, तो यहाँ पे उन्होंने आपको बताई हुई है मुख्तलिफ जगहों पे पेप्टिक अल्सर्स होता है। ज्यादा कॉमन जो है ये लेसर कर्वेचर में जो एंट्रल पोर्शन है, इस पोर्शन को हम एंट्रम कहते हैं ना, ये बॉडी है, ये फंडस है, ये एंट्रम है। तो एंट्रम वाले पोर्शन का जो लेसर कर्वेचर है यहाँ पे आपके पास अक्सर अल्सर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कई दफा लोअर इसोफेगल एंड यानी कि ये जो वाला जो एंड है यहाँ पे भी हो सकते हैं। या एक और चीज भी जिसको हम कहते हैं मार्जिनल अल्सर्स, वो ये है कि स्टमक को जहां पे सर्जरी की वजह से हमने कट किया ना, यहाँ पे भी कट लगा था, उस जगह पे अल्सर हो जाते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं मार्जिनल अल्सर्स। ठीक है, तो ये तो हमने पहले देख ली मुख्तलिफ लोकेशन जहां पे अल्सर्स हो सकते हैं। फिर देखते हैं बेसिक कॉजेस ऑफ पेप्टिक अल्सर्स होते क्या हैं। पहले देखो अल्सर से प्रिवेंट करने वाली चीजें क्या होती हैं। नॉर्मल इंसान में इन अल्सरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या होता है। एक तो गैस्ट्रोडुडेनल म्यूकोजल बैरियर है, हर जगह हमने तकरीबन म्यूकोजल ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। लोअर इसोफेगल एंड में कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह आपको पता है स्टमक के अंदर म्यूकस सेल कोटिंग होती है, छोटे छोटे गॉबलेट सेल्स होते हैं, उनकी वजह से पूरी एक म्यूकस की कोटिंग है। फिर हमने जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स पढ़े हैं वहां भी हमने कहा था म्यूकस नेक सेल्स होते हैं, ग्लैंड की नेक में म्यूकस सेल्स थे ना, ठीक। और इसी तरह अगर आप ड्यूडेनम में आ जाए तो ड्यूडेनम में हमारे पास ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस को रिलीज कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे आपके पास ये म्यूकस रिलीज हो ही रहा है। तो एक तो चीज इसको अल्सर्स को बचाने के लिए हमारे पास म्यूकोजा आ गया, म्यूकोजल बैरियर आ गया। और दूसरी चीज हमारे पास मुख्तलिफ सिक्रीशंस में न्यूट्रलाइजेशन की चीजें सब्सटेंसेस रिलीज हो रही है। जिस तरह खास तौर पे पैंक्रियाटिक जूस में बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट आता है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन चीजें आती हैं ताकि एसिडिटी को नॉर्मलाइज किया जा सके। उसके अलावा थोड़ा बहुत देखा जाए तो ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ड्यूडेनम में, ये भी थोड़ी बहुत सिक्रीशन जैसे रिलीज करते हैं। और बाइल के अंदर भी आपको पता है बाइकार्बोनेट आते हैं ताकि एसिड को नॉर्मलाइज किया जा सके। तो दो चीजें हो गई हमने ओवरऑल डिस्कस कर ली, एक म्यूकोजल बैरियर है और दूसरा सिक्रीशन है जो कि एसिडिटी को नॉर्मलाइज कर रही होती है। इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म हैं। एक होता है आपके पास आता है कि जैसे ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है ये स्टमक के सिक्रीशन वगैरह को इनहिबिट करता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोटिलिटी में भी हमने कहा था कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो वो स्टमक की पेरिस्टालसिस को स्लो करता है कि भाई मेरे पास बहुत खाना आया, अभी तुम खाना ना भेजना, ठीक है। सिक्रीशन में भी हमने कहा था, तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि जब आपके इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक सिक्रीशन आती हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन मैसेज भेजता है स्टमक को कि भाई तुम अपनी सिक्रीशन को कम कर दो,
ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी सिक्रीशन को कम करने के लिए, और दूसरा आपके पास सिक्रीटन रिलीज होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को जब एसिडिटी फेस करनी पड़ती है तो ये रिलीज करता है सिक्रीटन। ये सिक्रीटन चला जाता है ब्लड में, हार्मोन है एक, ब्लड में चला जाता है, और फिर सिक्रीटन जब पैंक्रियाज तक पहुंचता है तो पैंक्रियाज से कहता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एसिड आया हुआ है, इसलिए तुम ज्यादा बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करो। तो ये सिक्रीटन लिवर में भी बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करवाता है ताकि बाइल के थ्रू बाइकार्बोनेट आ सके, और पैंक्रियाज में भी बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट रिलीज करवाता है। तो दो काम किए, एक हमने स्टमक से कहा कि तुम सिक्रीशंस को कम करो, तुम अपना एसिड प्रोड्यूस करना कम करो, और दूसरा हमने बाइकार्बोनेट को बढ़ा दिया कि यार एसिड आया हुआ तो बाइकार्बोनेट को बढ़ा दो। तो इस तरीके से हम जो है ना वो न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, हम गुड काम कर रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं हो रही। अब इशू पैदा कब होगा? या तो एसिड बहुत ज्यादा बन गया तो इशू पैदा हो जाएगा, या आपका जो म्यूकोजल बैरियर था वो बिल्कुल खराब हो गया, उसमें कोई इशू आ गया, तब इशू बन जाएगा। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक कॉजेज देखते हैं कि बीमारियों में क्या हो रहा है। ज्यादा पेप्टिक अल्सर्स हैं उनमें हमने 75% ऑफ द पीपल हमने देखा है कि उनमें क्रोनिक इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से ये हो रहा होता है। खास तौर पे एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बहुत से लोगों में ये पाया गया है, और अगर आप यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल थेरेपी यूज ना करें तो ये बैक्टीरिया पूरी जिंदगी भी इंसान के अंदर रह सकता है। ये बैक्टीरिया करता क्या है? बड़ा डैश किस्म का होता है ये। एक तो पहले ये करता है बरो थ्रू द बैरियर, जो आपका बैरियर बना हुआ था उस बैरियर के अंदर जनाब इसे जाकर सुराख कर देना है, वो अंदर घुस जाएगा। दूसरा ये लिक्विफाई कर देगा बैरियर को, ये घुस गया, बैरियर को लिक्विफाई कर दिया, और फिर HCl की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है, यानी कि ना सिर्फ बैरियर को खराब करता है, दूसरा HCl की सिक्रीशन को भी बढ़ाता है कि चलो यार मैं सुराख कर रहा हूं, तुम आ जाओ आकर डैमेज कर दो। तो फिर तो पूरा अल्सर कॉज कर ही देगा ना ये। एक तो इसने बेड़ा गर्क किया होता है। दूसरा, और अदर कॉजेज देखा जाए तो यार किसी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बहुत इंक्रीज कर गई है, कोई भी वजह हो इंक्रीज कर जाए तो भी आपको पता है मसला बन जाएगा। या इंसान स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग की वजह से अल्सर हो सकते हैं। अल्कोहल आपको पता है म्यूकोजा को खराब करती है, इसकी वजह से अल्सर हो सकते हैं। एस्प्रिन भी म्यूकोजा को खराब करती है, इसकी वजह से भी अल्सर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं। पहले भी हमने जब पढ़ा था ना तो हमने यहाँ पे कहा था अल्कोहल और एस्प्रिन जो म्यूकोजा को खराब करती हैं। ठीक है, गैस्ट्राइटिस भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्सर्स भी ये चीजें कॉज करती हैं। अच्छा, फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स क्या हो सकती हैं? एक तो एंटीबायोटिक ड्रग्स, क्योंकि हमने देखा है कि ये इन्फेक्शंस बहुत होती हैं, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इसका कॉज है, तो इसलिए हम एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज करते हैं, और उसके अलावा एंटीहिस्टामिन ड्रग्स यूज करते हैं। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स ना एसिड की सिक्रीशन को कम कर देते हैं। हमने पहले पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, सिक्रीशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक होते हैं एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, याद है आपको? हमने कहा था ये जब एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स होते हैं ना, ये हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, और ये हिस्टामिन HCl की सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो हमें पता है हिस्टामिन HCl सिक्रीशन को इंक्रीज करती है। अब जब हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज करेंगे तो उससे HCl की सिक्रीशन कम होगी। एंटी हिस्टामिन ड्रग की एग्जांपल ले लीजिए रेनेटिडीन, खास तौर पे इसको हम यूज करते हैं HCl की सिक्रीशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो अब चूंकि हम एडवांस लोग हैं, हमें पता है कि ज्यादातर कॉज इन्फेक्शन वगैरह होता है, हम ये दो चीजें यूज करते हैं। जब हमें इस चीज का आइडिया नहीं था कि अक्सर इन्फेक्शन ये चीज कॉज कर रही है, तो तब हम पता है क्या करते थे, कई दफा स्टमक का बहुत ज्यादा पोर्शन रिमूव कर देते थे, 4/5 ऑफ द स्टमक को रिमूव कर देते थे, यानी सिर्फ 1/5 पोर्शन, 20% स्टमक छोड़ते थे, बाकी स्टमक काट के मजे में से निकाल देते थे कि यार यहाँ पे अल्सर हो रहा है तो चलो स्टमक ही निकाल दो। ठीक है, दूसरा हम क्या कर देते थे, हम वेगस नर्व्स कट कर देते थे, क्योंकि वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू सिक्रीशन को इंक्रीज कर रही होती हैं। हम कहते थे लो जी वेगस नर्व को कट कर देंगे, सिक्रीशन स्टिमुलेट ही नहीं होंगी, अल्सर बच जाएंगे। लेकिन पता है इससे क्या होता था, टेम्परेरी चलो बंदा बच जाता था, अल्सर ठीक हो जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपना नर्वस सिस्टम काम करता था और सिक्रीशन दोबारा नॉर्मलाइज होती थी। सिर्फ सिक्रीशन नॉर्मलाइज नहीं होती थी, अल्सर भी दोबारा हो जाया करता था। वो बता रहे हैं इन मेनी पेशेंट अल्सर आल्सो रिटर्न। फिर चूसी मारी ना, तो पहले हम लोग ऐसे चूसी मारा करते थे, अब अल्लाह का शुक्र है हम लोग एक तो बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक भेजते हैं और दूसरा हम एंटी हिस्टामिन ड्रग कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सारा पेप्टिक अल्सर भी डिस्कस कर लिया, गैस्ट्राइटिस भी डिस्कस कर लिया। आगे आता है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।